हाँ भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग में आगे हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कल मैंने आपको जो बातें बताई थी, पहले तो ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पूरा मैटर समझा दिया था आपको। उसमें मेरे हिसाब से अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड नंबर पे वेरियस स्टॉक लेवल। वेरियस स्टॉक लेवल्स में अलग अलग स्टॉक लेवल के फॉर्मूले समझाए थे मैंने आपको। यदि आपने समझ लिए तो रटने की जरूरत नहीं है, तो एक बार फॉर्मूले फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक तो आपको बताया था रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। उसके बाद आपको बताया था मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना? तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था? रीऑर्डर लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। याद है सबको? थर्ड नंबर पे आपको बताया था मैंने मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आपको बताया था एवरेज के बेसिस पे, एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। फोर्थ मैंने आपको बताया था एवरेज स्टॉक लेवल के बारे में। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। फिफ्थ नंबर मैंने आपको बताया था डेंजर लेवल के बारे में, और ये पूरा ही मिनिमम पे डिपेंडेंट होता है, मतलब मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर। ये 5 फॉर्मूले मैंने आपको याद करवा दिए थे कि अब इनको भूलना नहीं है। लेकिन ये 5 फॉर्मूले जो हैं, ये काम कब आएंगे? जब आपको मैक्सिमम यूजेज भी गिवन हो, है ना, एवरेज यूजेज भी गिवन हो, मिनिमम यूजेज भी गिवन हो, इसी तरह से पीरियड भी मैक्सिमम भी गिवन हो, एवरेज भी गिवन हो और मिनिमम भी गिवन हो, तब जाके ये 5 फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपको मान लो क्वेश्चन में मैक्सिमम एवरेज मिनिमम अलग अलग दे ही नहीं, सीधा यही बता दे कि भाई एक दिन में 50 यूनिट यूज करते हैं हम, और नया माल आने में 5 दिन लगते हैं। अब 50 यूनिट एक दिन में यूज करते हैं, इतना बता दिया बस आपको। ये नहीं बताया कि कभी कम भी हो जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है, बस इतना बताया कि एक दिन में 50 यूनिट यूज कर सकते हैं हम, और नया माल आने में 5 दिन लगते हैं। मिनिमम मैक्सिमम एवरेज तीनों चीजें नहीं बताई। तो उस केस में फॉर्मूले ये तो काम आएंगे नहीं। तो उस केस में कुछ अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज अपने को याद रखने पड़ेंगे, वो काम आए। तो अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज क्या है वो बता रहा हूं आपको। देखो, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल जो है उसका फॉर्मूला बनेगा अपना लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब माल कितने दिन में आता है आपके पास, मल्टीप्लाई यूजेज रेट, एक दिन में कितना माल यूज करते हो आप, प्लस सेफ्टी स्टॉक। लीड टाइम मल्टीप्लाई यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। तो इसका फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। उसके बाद बात आती है मिनिमम स्टॉक लेवल की। तो इसका फॉर्मूला बनता है यूजेज पर डे
एक दिन में कितना यूज करते हो आप माल, कितना यूनिट्स यूज करते हो, मल्टीप्लाई डेज ऑफ सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी डेज कह सकते हैं। भाई कितने दिन के लिए आपको सेफ्टी डेज रखने हैं, कितने दिन का माल सेफ रखते हो आप एनी टाइम अपने पास में, वो हमारे सेफ्टी डेज। ठीक है। उसके बाद में एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हम लगाते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम स्टॉक लेवल में हाफ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जोड़ दें तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाता है। और डेंजर लेवल का फॉर्मूला इस बेसिस पे बनता नहीं है। डेंजर लेवल का तो फॉर्मूला वही बनता है यदि आपको मिनिमम यूजेज मालूम हो और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मालूम हो तो ही आप निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला इसके लिए नहीं। अल्टरनेटिव फॉर्मूले केवल इन चार चीजों के लिए है, आपको ध्यान में रखना है। रीऑर्डर लेवल है जिसका फॉर्मूला लीड टाइम मल्टीप्लाई यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला यूजेज पर डे मल्टीप्लाई डेज ऑफ सेफ्टी। और एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है। तो कल वाले जो फॉर्मूले बताए थे वो तो है ही, उनके साथ में ये आपके अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज और है जिनको आपको ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं हम ये दो चीजें तो कल हमने क्लियर कर ली, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और वेरियस स्टॉक लेवल। ठीक है ना। अब थर्ड नंबर पे बात करेंगे। थर्ड नंबर मैंने आपको बताया था वेड एनालिसिस, नहीं पहले एबीसी बताया था ना, एबीसी एनालिसिस। अब ये एबीसी एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो मटेरियल होता है, आपको पता है हम मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो मटेरियल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ए कैटेगरी में चला जाता है, एक बी कैटेगरी में चला जाता है मटेरियल, और एक सी कैटेगरी में। तो अब ये ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी क्या है। देखो बिजनेस में कुछ माल, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है हमारा जो क्वांटिटी में तो बहुत कम होता है लेकिन अमाउंट उसकी बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्वांटिटी कम, अमाउंट ज्यादा। अब कितनी होती है ये कोई परसेंटेज तो देखो फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली ऑथर्स अलग अलग बात करते हैं। वैसे तो जनरली हम बात करें तो अमाउंट होती है पूरे माल की 60 से 70% और क्वांटिटी होती है पूरे माल की लगभग 10 से 15%। मतलब ये तीनों माल जो है ना आपके बिजनेस में, टोटल रॉ मटेरियल जितना है उस टोटल रॉ मटेरियल का 60 से 70% अमाउंट वाला एक मटेरियल होता है और उसकी क्वांटिटी केवल 10 से 15% ही होती है। मतलब क्वांटिटी कम होती है और अमाउंट ज्यादा होती है, उनको डाला जाता है ए कैटेगरी। सी कैटेगरी में जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और अमाउंट बहुत कम होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है और अमाउंट क्या होती है, कम होती है, उनको सी कैटेगरी में डालते हैं। तो इसमें आप उल्टा ले सकते हो, कभी क्वांटिटी लगभग 60 से 70% तक हो सकती है और अमाउंट आपके लगभग 10 से 15% तक। और बी कैटेगरी में मीडियम वाले जो भी माल होते हैं, मीडियम वाला जो भी रॉ मटेरियल है जिनकी क्वांटिटी और अमाउंट लगभग समान ही होती है। मतलब लगभग ये माना जाता है कि 15 से 25% ही उनकी क्वांटिटी होती है और 15 से 25% ही उनकी अमाउंट। एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपने घर का ही एग्जांपल ले लें। आपके घर में देखो गोल्ड भी है, ठीक है ना, गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगी और वेट गेहूं भी होगा। गोल्ड कितना होगा घर में,
100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, मैक्सिमम खींच के चले तो आधा किलो, 500 ग्राम। लेकिन 500 ग्राम गोल्ड की कीमत कितनी है? 50 लाख रुपए किलो गोल्ड है मान लो, कीमत है 25 लाख। चांदी कितनी मिलेगी आपके घर में? लगभग 4-5 किलो मान लो, इससे ज्यादा क्या मिलेगी? अमाउंट कितनी होगी उसकी? 1 किलो चांदी मान लो 60,000 रुपए की है, तो 5 किलो चांदी कितने रुपए की हो गई? 3 लाख रुपए की। गेहूं कितना मिलेगा घर में? एक बोरी तो पक्का ही मिल जाएगा, 100 किलो। रेट है 25 रुपए, मतलब 2500 रुपए। तो ये अपने ए कैटेगरी का माल हो गया, जिसकी क्वांटिटी तो बहुत कम है लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा है। सिल्वर है, ये बी कैटेगरी का माल हो गया, क्वांटिटी भी मीडियम है, अमाउंट भी मीडियम। और व्हीट गेहूं जो है वो सी कैटेगरी का माल हो गया, कि क्वांटिटी तो इतनी ज्यादा है लेकिन अमाउंट बहुत। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है। हमारे बिजनेस में कई तरह के रॉ मटेरियल होते हैं, उसमें से कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वांटिटी कम होती है लेकिन उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, तो उनको तो हम ए कैटेगरी में रखते हैं। कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मीडियम कैटेगरी के होते हैं, मतलब क्वांटिटी भी लगभग बीच की होती है और अमाउंट भी लगभग बीच की होती है। और कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है लेकिन अमाउंट बहुत कम होती है, तो इनके लिए ए बी सी एनालिसिस बना। ठीक है, तो ये चीज आपको एबीसी एनालिसिस की ध्यान रखनी। उसके बाद 4th नंबर पे मैंने आपको बताया था वेड एनालिसिस। वेड एनालिसिस में क्या होगा? वी का मतलब होता है विटल, अत्यंत आवश्यक। ई का मतलब होता है एसेंशियल, आवश्यक। और डी का मतलब होता है डिजायरेबल, मतलब कोई जरूरी नहीं है, वांछनीय है। अब जैसे मान लो अ, हम बिजनेस में इन 3 कैटेगरी में किसी चीज को, मान लो हमारी मशीन है, ठीक है ना। अब मशीन में लगी हुई एक नट नट बोल्ट होता है ना, मशीन में छोटा सा लगा हुआ, वो नट बोल्ट भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो नट बोल्ट खुल गया तो मशीन नहीं चलेगी। छोटी सी जाली लगी हुई है, वो जाली भी लगी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो हमारे लिए अति आवश्यक है, विटल कैटेगरी में आए। अब मान लो मशीन की रिपेयरिंग के लिए हमने तेल ग्रीस वगैरह ला रखा है, तो 2 दिन रिपेयरिंग नहीं भी करी तो कोई समस्या नहीं है, इतना आवश्यक नहीं, ठीक है ना। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? एसेंशियल की। और मशीन को ढकने के लिए कवर लाया हुआ है हमने, लेकिन नहीं ढके तो कोई विशेष फर्क पड़ना नहीं है, वो हमारे लिए डिजायरेबल है, वांछनीय है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको। तो इसी तरह से जो रॉ मटेरियल होते हैं बिजनेस में, वो भी 3 कैटेगरी में बांट दिए जाते हैं। कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं, उनको विटल कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जो बीच के होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन उनके बिना काम भी नहीं चल सकता। काम भी नहीं चल सकता ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका यूज कर लेना चाहिए, उनको एसेंशियल की कैटेगरी में रखते हैं। और कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ऐसे फालतू पड़े हैं, जरूरत पड़ी तो काम ले लिया, नहीं तो कोई विशेष बात नहीं है, वो डिजायरेबल की कैटेगरी में, वांछनीय की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये होता है वेड एनालिसिस। उसके बाद 5th नंबर पे आपको बताया था मैंने FS&D। FS&D एनालिसिस क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा बिजनेस में जितना भी रॉ मटेरियल है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते
एफ का मतलब फास्ट, एस का मतलब स्लो, एन का मतलब नॉर्मल, डी का मतलब डेड। मतलब कुछ रॉ मटेरियल तो ऐसे होते हैं जो हम फास्टली काम में लेते हैं, हर समय जरूरत पड़ती रहती है अपने को ऐसे रॉ मटेरियल, उनको तो हम फास्ट की कैटेगरी में रखते हैं, एफ कैटेगरी में। कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जो बहुत धीरे धीरे काम में लेते हैं, जनरली हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, उनको स्लो की कैटेगरी में रखते हैं, एस की कैटेगरी। कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको एन की कैटेगरी में रखते हैं, नॉर्मली यूज आते हैं, ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना बहुत तेज गति से यूज होते हैं, ना बहुत कम गति से यूज होते हैं, मीडियम वे में यूज होते हैं। और कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो डेड पड़ा है, हमारे कोई काम का ही नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा है, रॉ मटेरियल बेकार हो रहा है पड़ा पड़ा, उसको हम डी की कैटेगरी में रखते हैं। तो एफ एस एन डी एनालिसिस में रॉ मटेरियल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फास्ट, स्लो, नॉर्मल और डेड। ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो है JIT अप्रोच। JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है, इसमें जनरली क्या है कि माल को स्टोरेज करने की समस्या नहीं रखी जाती। जैसे मान लो कोई बेकरी वाला है, अब बेकरी वाला क्या करता है, रॉ मटेरियल लाया, आज ही बनाया आज ही बेच देगा, रात को उसको फिनिश स्टॉक रखने की जरूरत नहीं। पापड़ वाला है, भुजिया वाला है, जनरली क्या करते हैं, पापड़ बटने के लिए दे दिए, वो कल सुबह आ जाएंगे अपने पास में, हम उसको बेच देंगे, स्टॉक में जनरली रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि भाई आप स्टॉक क्यों रखना चाहते हो, स्टोरेज का पैसा क्यों लगा रहे हो, जितना माल रोज का रोज निकलता है उतना ही बनाओ। कचौड़ी वाला होता है वो क्या करता है, बना के थोड़ी रखता है, स्टॉक की जरूरत ही क्या है उसको, जितना बनाया बेच दिया, बात खत्म। इस टेक्निक का यूज सबसे ज्यादा जापान में होता है। जस्ट इन टाइम टेक्निक जो है, इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, जापान में होता है। इसके 2-3 और नाम है, एक नाम है ZIPS। ZIPS का मतलब है जीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम हम अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें हमें जीरो इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं। दूसरा नाम इसका MIPS भी, मिनिमम इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम। तीसरा नाम इसका मैन भी है, MAN। मैन का मतलब क्या है, मेटीरियल एज नीडेड। जितनी जरूरत होती है उतना ही बनाओ, उतना ही काम। और कुछ नहीं तो इनकी फुल फॉर्म तो ध्यान में रखना। सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया क्या है, इसमें मिनिमम इन्वेंट्री रखते हैं, जीरो इन्वेंट्री रखते हैं, रोज का रोज माल बनाया रोज का रोज बेच दिया। लेकिन ZIPS की फुल फॉर्म, MIPS की फुल फॉर्म सिंपल सी है, कोई ज्यादा टिपिकल भी नहीं है। और MAN, मटेरियल एज नीडेड, ये फुल फॉर्म तो कम से कम ध्यान में रखनी ही। तो ये आपके 6 सिस्टम जो बताए हैं मैंने, ये मटेरियल कंट्रोल करने के हमारे सिस्टम, 6 के 6 अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे आपको। EOQ कल आपको फुल डिटेल से समझा दिया था मैंने, एग्जाम्पल भी दे दिए थे उसके खूब सारे। हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे हम इसके कुछ, ताकि एग्जाम में थोड़े बहुत प्रैक्टिकल आएंगे तो उनमें हमारे कवर हो जाएगा। वेरियस स्टॉक लेवल आपको अच्छी तरीके से बता दिया सारा। और आज ये 4 चीजें जो है बेसिकली, ABC एनालिसिस, वेड एनालिसिस, FSND एनालिसिस और JIT अप्रोच, इन चारों के ऊपर हमने अभी डिस्कशन है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं कि जो हमारा मटेरियल कंट्रोलिंग का संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कौन कौन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से है कि भाई मटेरियल कंट्रोलिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रय विभाग। परचेज डिपार्टमेंट जो होता है वो मटेरियल कंट्रोलिंग का ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा। सेकंड नंबर होता है प्राप्ति विभाग, गुड्स रिसीव करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होगा। थर्ड नंबर होता है भंडारण विभाग, जो स्टोरेज डिपार्टमेंट है हमारा वो भी इसमें शामिल होगा ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ नंबर होगा लागत लेखांकन विभाग, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो भी मटेरियल कंट्रोलिंग में पूरी हेल्प करेगा। और फिफ्थ नंबर होता है सामग्री अंकेक्षण विभाग, मटेरियल ऑडिट डिपार्टमेंट जो होता है। ये पांचों विभाग, पांचों डिपार्टमेंट मटेरियल कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो इन पांचों का नाम आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, केवल नाम नाम याद करना है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे कैसे कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं। वो सब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उसका कोई लेना देना है नहीं, बस कौन कौन से डिपार्टमेंट है नाम याद। तो ये हो गया सामग्री नियंत्रण का संगठन। उसके बाद होता है एक क्रय मांग पत्र। क्रय मांग पत्र, परचेज रिक्विजिशन। क्रय मांग पत्र कौन किसको देता है। माल खरीदने का जो मांग पत्र होता है वो बिजनेस में बताओ कौन किसको देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को देगा, ठीक है ना, वो बाद में परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा। जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो स्टोर को ये परचेज रिक्विजिशन क्रय मांग पत्र देगा कि भाई हमारा इतना माल हमें जरूरत है तो आप इतना माल खरीद। मेन चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, इस क्रय मांग पत्र की 3 प्रतियां तैयार की जाए, बस इतनी ध्यान रखनी है इसमें। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्रय मांग पत्र की कितनी प्रतियां बनाई जाती है, कितनी कॉपीज बनाई जाती है। 3 कॉपी बना। अभी 3 कॉपी रहेगी किसके पास, एक क्रय विभाग परचेज डिपार्टमेंट के पास रहेगी, ठीक है ना। दूसरी कॉपी रहेगी मांग करने वाला जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मांग करने वाला डिपार्टमेंट। एक कॉपी रहेगी क्रय विभाग के पास, दूसरी कॉपी रहेगी मांग करने वाले विभाग के पास, और तीसरी कॉपी रहेगी स्टोर डिपार्टमेंट। 3 प्रतियां तैयार की जाती है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। परचेज रिक्विजिशन की 3 प्रतियां। उसके बाद में माल प्राप्ति पत्र, गुड्स रिसीविंग स्टोर जो होता है, माल प्राप्ति पत्र, जो गुड्स हम रिसीव करते हैं, गुड्स रिसीविंग नोट कहते हैं हम इसको। ठीक है, गुड्स रिसीविंग नोट जो है वो 4 प्रतियों में तैयार होता है, 4 कॉपीज बनती है उसकी। तो 3 है क्रय मांग पत्र की। गुड्स रिसीविंग नोट की कितनी कॉपी बनती है, 4 कॉपी बनती है। किस किस के पास रहती है, एक परचेज डिपार्टमेंट के पास, एक स्टोर डिपार्टमेंट के पास, एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो लागत लेखापाल होता है अपना, कॉस्ट अकाउंटेंट उसके पास रहती है। और चौथी कॉपी रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास रहती है रेफरेंस के लिए। ये 4 कॉपीज में तैयार होता है माल प्राप्ति पत्र। गुड्स रिसीविंग नोट जो है वो 4 कॉपी में तैयार, ठीक है। उसके बाद में
एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, खूब पढ़ा होगा, बिन कार्ड। बता सकते हो बिन कार्ड क्या होता है? नाम तो सबने सुन रखा होगा बिन कार्ड का। किसी को कोई जान, हाँ। ठीक है। बिन कार्ड जो है, वो एक्चुअल में बिन का मतलब क्या होता है? देखो, बिन का मतलब होता है अलमारी, दराज, रैक। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो भी मटेरियल जहाँ पे रखा हुआ है, हर मटेरियल की जगह फिक्स होती है कि वो मटेरियल वहां पे रखा हुआ है। उस मटेरियल के पास में एक कार्ड रख दिया, वो जो कार्ड रखा जाता है ना, उसी कार्ड को क्या कहते हैं? बिन कार्ड। ठीक है ना? जिसपे सारी डिटेल लिखी होती है उस मटेरियल से। अब मान लो आपने बॉक्स बना रखे हैं, दराज बना रखी है, 4 तरह का मटेरियल है, चारों मटेरियल अलग अलग बॉक्स में रखा हुआ है, अलग अलग स्टोर में अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। तो ये मटेरियल जहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ एक बिन कार्ड अलग से डाल दिया जाएगा, जिसके ऊपर उस मटेरियल से रिलेटेड सारी डिटेल होगी। क्या क्या डिटेल होगी अभी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये भी एक ध्यान रखना जरूरी है कि बिन कार्ड में क्या क्या चीजें लिखी। इस मटेरियल के लिए यहाँ पे एक कार्ड रखा जाएगा, इस मटेरियल के लिए यहाँ पे कार्ड रखा जाएगा, और इस मटेरियल के लिए यहाँ पे कार्ड। ये होता है बिन कार्ड। तो बिन कार्ड में क्या क्या चीजें लिखी होती है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो बिन कार्ड का एक स्मॉल फॉर्मेट में बना रहा हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चीजें लिखते हैं। हर एक मटेरियल का अलग बिन कार्ड होता है। देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बिन नंबर लिखा होता है। भाई आपके पास 4 तरह का मटेरियल है, तो बिन कार्ड नंबर 1, बिन कार्ड नंबर 2, बिन कार्ड नंबर 3। उसके बाद गुड्स का नेम लिखा जाता है कि इस बिन कार्ड से रिलेटेड गुड्स क्या है हमारे पास। ठीक है ना? कौन सा मटेरियल है उसका नाम लिख दिया जाता है। और फिर स्टोर का लेजर फोलियो नंबर लिखा जाता है। स्टोर में अलग से लेजर रखी हुई होती है, उसका लेजर फोलियो नंबर लिखा जाता है कि भाई ये मटेरियल जो है वो स्टोर के कौन से नंबर लेजर फोलियो पे हमने दिखाया हुआ है, ताकि जब भी इसका और उसका मिलान करें तो दोनों का मिलान भी तो सेम आना जरूरी है ना। ये तो होता है लेफ्ट हैंड साइड बिन कार्ड के। राइट हैंड साइड में क्या क्या होता है? एक तो जो मटेरियल हमने रख रखा है, उसका मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है हमारे पास, उससे ज्यादा स्टॉक कभी भी नहीं होना। उसका मिनिमम स्टॉक कितना हो सकता है, उससे नीचे स्टॉक कभी भी नहीं जाना। और उस स्टॉक का रीऑर्डर लेवल क्या होगा, मतलब कि किस समय हमें नया ऑर्डर दे देना चाहिए उस मटेरियल का, ये सब बातें इसके ऊपर लिखी। ये तो लिखा हुआ होता है बिन कार्ड के ऊपर। ठीक है ना? अब बिन कार्ड के अंदर जो है 3 कॉलम। 3 कॉलम कौन कौन से होते हैं? एक कॉलम मटेरियल को रिसीव करने का होता है, एक इश्यू करने का होता है, एक बैलेंस का। तो रिसिप्ट में सारी चीजें होती है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है आपने। ठीक है ना? कौन से बिल नंबर से खरीदी, जो बिल नंबर होता है वो भी लिख दिया जाता है। तो इस तरह से सारी डिटेल उस मटेरियल की लिख दी जाती है। भाई कब कब कौन कौन सी डेट का कॉलम होगा, कौन कौन सी डेट को कितना कितना माल खरीदा, रिसिप्ट कितनी कितनी हुई, फिर कौन कौन सी डेट को स्टोर से ये माल हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब फैक्ट्री को भेजा, तो क्वांटिटी और डेट सब लिखी हुई होगी, और हमारे पास में एट प्रेजेंट बैलेंस क्या चल रहा है वो लिखा। तो देखो, ये तो होता है बिन कार्ड, जो हर एक मटेरियल के साथ अलग लिखा हुआ होता है, अलग से रखा हुआ होता है। एक होता है स्टोर नियंत्रक पत्रक। स्टोर नियंत्रक पत्रक, स्टोर कंट्रोलिंग कार्ड। ये कार्ड जो है ये मटेरियल के साथ में नहीं रखा जाता, ये जो स्टोर कीपर होता है उसके पास में होता है। स्टोर कीपर को जब भी मैच करना होता है ना, कि भाई हमारे हिसाब से कितना माल है,
और बिन कार्ड में जाके चेक कर लेगा कितना माल है, तो मैच हो जाएगा तो वो समझ जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो बिन कार्ड में माल कम बता रहा है, स्टोर कंट्रोलिंग कार्ड में ज्यादा बता रहा है, तो वो समझ जाएगा कि माल हमने भेज तो दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, लेकिन स्टोर कंट्रोलिंग कार्ड में उसकी एंट्री करना हम भूल गए हैं, या चोरी हो गया है माल, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो वो मिलान करने के लिए काम आता है। तो स्टोर कंट्रोलिंग कार्ड या स्टोर कंट्रोलिंग रजिस्टर जो रखा जाता है, वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग नहीं होता, उसी में सबका जितने मटेरियल है हमारे, सबका उसी में लिख दिया जाता है। लेजर की तरह ही होता है वो, स्टोर कंट्रोलिंग लेजर होती है एक तरह से, उसमें सारे मटेरियल की डिटेल लिख दी जाती है और सब कुछ बातें उसके अंदर। तो ये है आपके स्टोर से रिलेटेड बात। ठीक है, तो ये बिन कार्ड की बात हमने कंप्लीट कर ली। अब बिन कार्ड के बाद हमें बेसिकली और क्या पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। भाई जो स्टोर से हम मटेरियल इश्यू करते हैं, वो इश्यू करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, आप लोगों ने सब में पढ़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने जो जनरली पढ़ा है वो प्रैक्टिकल पोर्शन। हालांकि इसमें कोई ज्यादा थ्योरी भी नहीं है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज है, ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारी चीजें आपको, आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी हुई है। अब मैं आपको पूछूं कि एक होता है पीरियोडिकल मेथड, हालांकि इसका सारी डिटेल कल ही कराऊंगा मैं, आज शॉर्ट में बता रहा हूं। एक होता है परपेचुअल, चाहे फीफो हो, चाहे लिफो हो, चाहे सिंपल एवरेज हो, चाहे वेटेड एवरेज हो, चाहे हीफो हो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट हो, चाहे स्टैंडर्ड कॉस्ट हो, खूब सारे मेथड है आपको पता है। पीरियडिकल मेथड कालांतर विधि और परपेचुअल मेथड निरंतर विधि, इन दोनों में क्या फर्क होता है, किसी को पता है? ये फीफो लिफो सब में अप्लाई होती है ये दोनों चीजें, लेकिन जनरली आप लोग जब पढ़ते हो तो एक ही बार में इसको पढ़ देते हो, वो आप लोग जो पढ़ते हो वो परपेचुअल मेथड होता है। पीरियडिक, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना तो पीरियडिकल मेथड पे बनेगा, क्योंकि छोटा बनता है क्वेश्चन। परपेचुअल मेथड में बहुत बड़ा बनता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लायक होता नहीं ना, अपने को पढ़ना है ज्यादा इसको। मैं तो केवल एक डिफरेंस सा पूछ रहा हूँ आपको कि पीरियडिकल और परपेचुअल में डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है? सोल्ड नहीं, इश्यू। ये तो रॉ मटेरियल है ना, फिनिश्ड गुड्स थोड़ी। हाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने। परपेचुअल होता है रियल टाइम ट्रांजेक्शन, मतलब डेट के साथ। पीरियडिकल में डेट के साथ नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जनवरी का महीना है, 1 जनवरी को हमने मार्केट से 200 किलो माल खरीदा 10 रुपए की रेट से। 7 जनवरी को फिर खरीदा 300 किलो 9 रुपए की रेट से। 17 जनवरी को फिर खरीदा हमने 500 किलो 11 रुपए की रेट से। और 27 जनवरी को फिर खरीदा हमने 400 किलो 10.5 रुपए। परचेज की डेट तो सारी अलग अलग मालूम है आपको, लेकिन स्टोर से जब मटेरियल इश्यू करते हैं तो इश्यू की डेट नहीं लिखते। यदि हम केवल इतना ही लिखते हैं कि भाई आज 5 जनवरी को, डेट नहीं लिखी, मान लो सीधा ये कहा कि भाई 300 किलो माल इश्यू कर दिया जनवरी के महीने में, एक बार 300 किलो कर दिया, एक बार 200 किलो इश्यू किया, एक बार 400 किलो इश्यू किया, एक बार 100 किलो इश्यू किया, तो आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि भाई कब कब इश्यू हुआ, ये पता नहीं है अपने को। तो उस केस में जब आपको डेट पता नहीं होती है तो वो होता है पीरियडिकल। उसमें फिर आपको एक आइडिया ही लगाना पड़ता है कि भाई जैसे 3 2 5 4 9 1 10 1000 किलो माल इश्यू हुआ, 5 4 9 3 12 1400 किलो खरीदा हमने
जनवरी के महीने में उसमें से 1000 किलो इश्यू कर दिया, तो 400 किलो जो बचा वो कौन सा बचा? तो आप सीधा कहोगे फीफो मेथड है तो लास्ट वाला बचा, लिफो मेथड है तो फर्स्ट वाला बचा। लेकिन जब रियल टाइम ट्रांजेक्शन होते हैं, इनकी डेट दे दी जाए आपको, डेट देने पे आप क्लियरली बता सकते हो कि ये माल किसमें से गया है, किसमें से नहीं गया। हालांकि फीफो में तो फर्क नहीं पड़ता, फीफो में तो आंसर एक ही आएगा, यदि आपको डेट दे दे और नहीं भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिफो में फर्क पड़ेगा, सिंपल एवरेज में पड़ेगा, वेटेड एवरेज में पड़ेगा, तो ये सब चीजों का फर्क पड़ेगा। तो जब आपको रियल टाइम ट्रांजेक्शन इश्यू के, केवल इश्यू की बात हो रही है, ठीक है ना, परचेज की तो डेट नहीं दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, परचेज की डेट जनरली गिवन होती है। इश्यू की डेट की बात कर रहे हैं हम, यदि इश्यू के जो ट्रांजेक्शन्स है वो डेट के साथ दिए जाए तब तो वो रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स है, परपेचुअल कैटेगरी में आए। और जिस दिन माल इश्यू किया उनकी डेट्स आपको पता नहीं है, केवल सीधा महीने के एंड में यही पता लगता है कि इतना माल इश्यू किया है, ठीक है ना, उस केस में फिर वो पीरियडिकल मेथड होता है। तो इनके ऊपर अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं पीरियडिकल के ऊपर, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर भी हम बात करेंगे और इनके ऊपर और ज्यादा डिटेल से बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसके लिए ज्यादा बात करेंगे। तो आज की क्लास में दो कोई बात यदि आपको